सुप्रभात, नमस्कार, वेलकम बैक टू लॉ गोला। मैं एडवोकेट आशुतोष भारती आपके सामने लेकर आया हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का लेक्चर 5 और आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लैंडमार्क केसेस। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में अप्रोक्सीमेटली 11-12 लैंडमार्क केसेस हैं, जिसमें कि मैं आज आपके साथ पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 6 केसेस और ये केसेस रिलेटेड हैं उन कॉन्सेप्ट से जो अभी से पहले के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। और बाकी 6-7 केसेस जो बच रहे हैं वो मैं लेक्चर सीरीज के लास्ट में लेके आऊँगा, ताकि आप जो है सो कॉन्सेप्ट के साथ-साथ फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में आप समझ सकें। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में ये एक सवाल आता होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट में हम लोग 1700, 1800 का केस क्यों पढ़ते हैं? इतने पुराने केस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे आईपीसी है, सीपीसी है और इस तरह के जो लॉ आप देखते हैं, ये एक कोडिफाइड लॉ है, मतलब एक कोड इसका बना हुआ है, एक रिटन लॉ है ये। बट टॉर्ट लॉ का क्या है कि ये रिटन लॉ नहीं है, ये है जज मेड लॉ। ठीक है, ये क्या है? जज मेड लॉ। तो ये जज मेड लॉ है और इसको जजमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। तो जो अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए, तो 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, इस समय जब एस्टेब्लिश हुए, तो उसी को लेकर हम लोग आज पढ़ते हैं और टॉर्ट लॉ जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो उसी के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, पहला केस है एसबी वर्सेस व्हाइट। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता ऐसा है कि एक इंग्लैंड में एक इलेक्शन होने वाला होता है और एक इंसान होता है एसबी। वो आता है और उस इंटेंशन से आता है कि मुझे वोट देना है और मुझे फलाने आदमी को वोट देना है। बट वहां पे क्या होता है, एक कांस्टेबल होता है व्हाइट नाम का, वो उसको वोट देने से रोक देता है और उसको कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं देता है। तो उसके मन में एक ही सवाल आ जाता है कि हो सकता है कि ये सामने वाले पार्टी से मिला हो या XYZ कुछ भी दिक्कत हो और ये जानबूझकर मुझे वोट देने नहीं दे रहा है ताकि मेरी पार्टी जो है हार जाए। बाद में क्या होता है कि जिस पार्टी को ये वोट देने के लिए जाने वाला होता है, जिस मतलब जो इंटेंशन होता है इसको वोट देने का, वो पार्टी जीत जाती, लेकिन फिर भी ये मिस्टर व्हाइट के खिलाफ केस करता है कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए। तो अब कोर्ट के सामने ये सवाल आता है कि क्या ऐसे केसेस में जहां पे सिर्फ इसकी लीगल राइट को हार्म हुआ है और इसको कोई एक्चुअल डैमेज हुआ ही नहीं है, ठीक है, नो फिजिकल हार्म, नो मॉनेटरी लॉसेस, नो टेंजेबल डैमेज, इसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब है ऐसे केसेस जहां पे कोई डैमेज नहीं है, वहां पे क्या इस तरह के केसेस चलाए जा सकते हैं? तो ये एक सवाल था कोर्ट में और इसी पे एक प्रिंसिपल आया जिसको हम लोग कहते हैं इंजीरिया साइन डेमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। और कोर्ट ये बात इसमें एडमिट करती है कि सिर्फ लीगल राइट के वायलेट होने से ही एक राइट बन जाता है, आप किसी के खिलाफ कंपनसेशन सीख कर सकते हो। तो आप समझ गए इसमें ये क्या कहानी थी इस केस लॉ की और इससे क्या प्रिंसिपल आया। ठीक है, इससे जो प्रिंसिपल आया उसका नाम है इंजीरिया साइन डेमनम। ठीक है, पहले भी हम लोग इस केस लॉ को डील कर चुके हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझाया है पहले भी, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे केस लॉ। तो हमारा जो दूसरा केस है वो है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत फेमस टीचर होते हैं। ठीक है, फेमस टीचर होते हैं, वो इस स्कूल को छोड़ के निकल जाते हैं और ये स्कूल जो होता है ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल होता है, बहुत नामी स्कूल होता है। जैसे यहाँ पे आप डीपीएस देख रहे हो या इस तरह का जो स्कूल है, उस तरह से बहुत नामी स्कूल होता है। ठीक है, और वहाँ के एक बहुत फेमस टीचर जो है सो एग्जिट कर जाते हैं वहाँ से। ठीक है, एग्जिट कर जाते हैं वहाँ से। जब एग्जिट करते हैं तो वहाँ से एग्जिट करने के बाद सेम ही स्कूल, सेम ही स्टैंडर्ड का स्कूल एक दूसरा खोल लेते हैं। तो क्या होता है, सेकेंड स्कूल खोल लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि आसपास में ही दो सेकेंड मतलब एक स्टैंडर्ड के दो स्कूल हो गए, तो अब नए वाले स्कूल के पास तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि भाई सेम ही टाइप के स्कूल हैं दोनों। तो ये जो शिक्षक होते हैं ये क्या करते हैं, उसका प्राइस को लो कर देते हैं। ठीक है, लो प्राइस पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में तो यही आता है कि भाई वैल्यू फॉर मनी चीजें मिले। हमारे इंडिया में भी तो यही है कि वैल्यू फॉर मनी चीजें को हम लोग देखते हैं, प्रीफर करते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी के कारण जो है बहुत सारे बच्चे नए वाले स्कूल में इनरोल कर लेते हैं अपने आप को। और इससे क्या होता है ना कि जो सामने वाला स्कूल होता है उसमें इनरोलमेंट बहुत घट जाता है और इस कारण से उनके ऊपर जो है सो बहुत फाइनेंशियल बर्डन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे थे। जो बच्चे पूरी फीस दे चुके थे, उनके अलावा कोई नए बच्चे आ नहीं रहे थे क्योंकि बगल में स्कूल खुल गया था सेम स्टैंडर्ड का और कम पैसे में। तो इस कारण से क्या हुआ कि पहले जो एस्टेब्लिश्ड स्कूल था उसको बहुत नुकसान होने लगा और इस कारण से उसने सोचा कि हम जो है सो एक केस फाइल करते हैं इस टीचर के सामने, इस टीचर के खिलाफ जो हमारे यहाँ से सीख के गया है और वहां पे जाके अपना एक स्कूल खोल लिया है उसने। ठीक है, वो जाते हैं उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है
कि ऑल्दो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लेकिन कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या इस केस में हम लोग इस सूट को मेंटेन कर सकते हैं? तो यहां से एक डॉक्ट्रिन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेमनम साइन इंजुरिया, जिसका क्या मतलब होता है? डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। और इसका ये रीजनिंग निकलता है कि अगर आपका कोई लीगल राइट को हार्म नहीं कर रहा है और आपको डैमेज हो रहा है उसके बावजूद भी, तो आप उसके खिलाफ जो है सो केस परस्यू नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट इसमें क्या बोलती है? द कोर्ट डिसमिस द क्लेम होल्डिंग दैट ऑल्दो देयर वाज अ फाइनेंशियल लॉस द कंपिटिटर्स एक्शन वाज लॉफुल एंड नोट अ टॉर्ट। तो समझ में आया? ये इस केस लॉ से क्या एस्टेब्लिश हुआ? इस केस लॉ से एस्टेब्लिश हुआ डेमनम साइन इंजोरिया का प्रिंसिपल, जो कहता है कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी आपको टॉर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो आपको ये केस लॉ भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग तीसरे केस लॉ की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस लॉ। ठीक है, तीसरा केस लॉ का नाम है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। ठीक है, ये 1882 का केस है। ठीक है, 1828 का केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? एक मिस्टर हॉलब्रुक रहते हैं। ठीक है, तो मिस्टर एच समझते हैं हम इन लोग को। तो मिस्टर एच का क्या होता है? मिस्टर एच का एक गार्डन होता है। उस गार्डन में वो टुलिप वगैरह इस तरह का एक्सपेंसिव फूल उगाया करते हैं। तो अब चूंकि वो फूल एक्सपेंसिव होता है तो चोरों की नजर उनके गार्डन पर रहती है। वो उस गार्डन से जो है फूल चुरा कर और बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब इससे फेडअप होकर वो एक दिन प्लान करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, इन जो चोर चोर लोग आ रहे हैं ना, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सोचकर वो एक दिन एक स्प्रिंग गन लेके आते हैं और अपने गार्डन में स्प्रिंग गन लगा देते हैं। और स्प्रिंग गन को वो ट्रिगर के हिसाब से लगा देते हैं कि जैसे ही कोई ट्रेसपासर घुसेगा, जैसे ही चोर कोई घुसेगा, वो वायर जो है सो वो खिंच जाएगी और गोली चल जाएगी। अब इन्होंने तो अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया था गार्डन में, लेकिन होता क्या है कि एक लड़का रहता है, यंग लड़का रहता है बर्ड नाम का। ठीक है, उसकी एक मुर्गी कूदकर इनके खेत में आ जाती है। ठीक है, इनके गार्डन में आ जाती है। तो उस मुर्गी को पकड़ने के चक्कर में वो जो है इनका बाउंड्री कूद जाता है। और बाउंड्री कूद के वो अपने जो चिड़िया रहती है उसके पीछे, जो मुर्गी रहती है उसके पीछे दौड़ रहा होता है। और मुर्गी के जो भागने से ना वो तार खिंच जाता है। ठीक है, और तार खिंच जाता है और स्प्रिंग गन से जो है गोली चल जाती है और बर्ड के जो है वो पैर पे लग जाती है। जो मिस्टर बर्ड रहते हैं, मिस्टर बी जो है, उनके पैर पे लग जाती है। तो अब मिस्टर बी को जो है सो सीरियस इंजरी होती है और वो सोचता है कि इसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाए। ठीक है, लीगल एक्शन शुरू कर दिया जाता है। तो कहानी आप समझ गए। इस केस में कहानी क्या हुई, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें लीगली क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ऑल दो इसका लीगल राइट जो है वो था, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी को बचाने का, लेकिन क्या इसका ये लीगल राइट था कि ये कोई डेडली या इंजीरियस ट्रैप जो है सो अपने लैंड में सेट कर सके? तो क्वेश्चन ये आया। ठीक है, और इसकी रूलिंग क्या आई कि प्रॉपर्टी ओनर्स को ये अधिकार है कि वो रीजनेबल फोर्स यूज करे अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, चाहे वो बाउंड्री करे या चार कुत्ते रख ले या जो भी चीज है XYZ। लेकिन प्रॉपर्टी ओनर को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो जो है डेडली ट्रैप को सेट कर सके। कहने का सिंपल मतलब है कि अ लैंड ओनर कैनॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इज फॉरबिडन डायरेक्टली। कहने का मतलब है कि अगर किसी बात को कानून डायरेक्टली मना करता है करने से, तो लैंड ओनर उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से ये हुआ कि डेडली ट्रैप जो है सो आप नहीं लगा सकते, और चूंकि आपने ये ट्रैप लगाया था तो आपको जो है इसके लिए डैमेजेस देने पड़े। तो आपको ये केस भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे केस की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो केस, चौथा केस है, वो है विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन। ठीक है, ये कब आया? ये 1897 में आया, 1897 में। अब इस केस की कहानी समझिए। तो एक होती है मिस्टर डाउनटाउन, उनको हम लोग बोलेंगे मिस्टर टी। ठीक है, और एक होती है मिसेज विल्किंसन। ठीक है, मिसेज विल्किंसन। तो ये क्या है? विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन। तो एक मिस्टर डी होते हैं, एक मिसेज डब्ल्यू होती है। तो मिस्टर डी जो होते हैं वो आके मिसेज डब्ल्यू को बोलते हैं कि मैडम, आपके जो पति हैं उनका जो है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट जो है सो इतना खतरनाक था कि उनका दोनों पैर टूट गया है और जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, और इस बात से जो है सो वो बहुत शौक में चली जाती है। और वो इतनी ज्यादा शौक हो जाती है इस बात से कि उनका जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और इस तरह से पूरा वो टूट जाती है कि अब मेरे पति का क्या होगा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। और बाद में क्या पता चलता है कि सब बात जो रहती है एक मजाक होता है। ठीक है, एक झूठ होता है और उनके पति जो है 100% सही होते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब कोर्ट में ये मामला जाता है
और कोर्ट में ये मामला जाता है और कोर्ट के पास सवाल ये रहता है कि सिर्फ वर्ड से ऐसा हो सकता है कि जब कोई फिजिकल टच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वर्ड बोल के किसी को अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके लिए क्या एक सूट को मेंटेन किया जा सकता है? कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मजाक से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो क्या उस मजाक के खिलाफ केस किया जा सकता है? और यहाँ मैं थोड़ा लाइटर टोन में ये बोलूंगा, आजकल के जो बच्चे आलतू फालतू मजाक करते रहते हैं, रील बनाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, आपके खिलाफ भी केस किया जा सकता है और इस केस से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट तो हुआ नहीं, सिर्फ जो है सो कुछ शब्द बोले गए। ठीक है, तो क्या इससे जो फिजिकल हार्म क्रिएट हुआ, सिर्फ इन वर्ड से जो फिजिकल हार्म क्रिएट हुआ अल्टीमेटली, इसके लिए कोई सूट या टॉर्ट का जो केस है ये एस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो इसमें कोर्ट का ये कहना था कि कोई भी एक्ट, ठीक है, सिर्फ वर्ड से बोला गया ही क्यों ना हो, अगर उससे मेंटल इंजरी होती है और नर्वस शॉक होता है या फिर मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो अल्टीमेटली और अगर फिजिकल लॉस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेंटल वो होगा, मेंटल ब्रेकडाउन होगा तो उसको दवाई वगैरह ये सब चीज़ करानी पड़ेगी जाके, तभी वो 3-4-5 महीने में ठीक होगा। 4-5 महीने वो डिस्टर्ब रहेगा तो उसका जो है सो काम पे भी असर होगा, उससे उसको जो जो भी काम वो कर रहा होगा उस पे भी कम पैसे मिलेंगे या काम से निकाला भी जा सकता है। तो अल्टीमेटली फिजिकल लॉस तो हो ही गया ना, उसको मॉनेटरी लॉस तो हो ही गया ना, तो इसको भी उसको लायबल माना जाएगा और इस केस में भी कोर्ट ने जो है सो डाउनटाउन को लायबल माना और जो है ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर सिर्फ वर्ड से या मजाक से भी किसी के मजाक से किसी को नुकसान होता है तो उसके ऊपर टॉर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आ रहा है और अभी तक जो भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थोड़ा अगर आप लोग ये सब करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाऊंगा। और बताइए कि मैं अगला जो है वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर शुरू करूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अब अगले केस लॉज की तरफ लेके चलता हूँ आपको। तो आइए अब हम लोग शुरू करेंगे अपना केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? स्टीफेंसन वर्सेस मेयर्स। ठीक है, अब 2 आदमी हैं, ठीक है, एक अपना समझिए मिस्टर एम है और एक अपना है मिस्टर एस। ठीक है, ये दोनों मीटिंग में बैठे होते हैं, अचानक से जो है मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और मिस्टर एम जो होते हैं वो इस दौरान इतने जो है सो गुस्सा हो जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि अपने सीट से उठते हैं और पूरा इस तरह से ही देखिए जैसे ये है, अपने सीट से उठते हैं और दोनों हाथ का मुक्का बनाकर मिस्टर एस के सामने आ जाते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन तभी क्या होता है, वहां पे एक इंसान बैठा होता है, वो मिस्टर एम को रोक लेता है मुक्का मारने से पहले। लेकिन जो मिस्टर एस होते हैं उनकी थोड़ी सी फट जाती है ये देखकर। ठीक है, तो अब होता ये है कि ये जो मिस्टर एस होते हैं ये केस फाइल कर देते हैं और कोर्ट में ये बात जाती है। अब कोर्ट में जो है पहला सवाल ये होता है कि क्या ये टॉर्ट होगा इफ समवन ट्राइज टू हिट यू बट इज स्टॉप्ड बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आपको मारने के लिए उठा लेकिन आपको मार नहीं पाया, ठीक है, कोई उसको पहले ही रोक लिया, तो क्या इसको हम लोग टॉर्ट मानेंगे? तो इसमें जो प्रिंसिपल निकल के आया, इसमें प्रिंसिपल निकल के ये आया कि अगर कोई मारने के लिए उठा, ठीक है, और उसके उठने से मेरे अंदर एक डर क्रिएट हुआ कि हाँ ये हमको मार देगा और इस मार मतलब मुझे लग जाएगी चोट, मुझे ये मारने के लिए कैपेबल है, इस बात से मेरे अंदर अगर डर क्रिएट हो जाता है तो इसको टॉर्ट माना जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं असॉल्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं असॉल्ट। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में समझाया है, इसको बोलते हैं असॉल्ट। समझ गए आप इस चीज को? ठीक है, इस केस के द्वारा ना ही सिर्फ इस प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया गया कि बिना कॉन्टेक्ट के जो है सो टॉर्ट हो सकता है, बल्कि ये भी बताया कि असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और कोर्ट ने जो है मिस्टर मेयर्स को बोला कि आप कैपेबल थे हिट करने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए आप जो है सो लाइबल हैं डैमेज को पे करने के लिए। ये केस आपको समझ में आया, स्टीफेंसन वर्सेस मेयर्स। ठीक है, ये अपना केस नंबर 5 था। ठीक है, ये केस नंबर अपना 5 था। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर 6 के साथ, ये अपना आखिरी केस होगा इस लेक्चर के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 6, इसका नाम है मीरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन। होता क्या है कि ग्राम व्हाइट एविएशन वालों की एक ऑफिस होती है, ठीक है, एक ऑफिस है इनका, ये ऑफिस होता है इनका। तो ऑफिस में क्या होता है कि कुछ चोरी हो जाती है और उस चोरी के लिए ये अपना जो मिस्टर मीरिंग है उनको जो है सस्पेक्ट करते हैं कि यही चोरी किया होगा। ठीक है,
और इस कारण से जो है कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है सो यहाँ पे बैठिए और हम जो है सो आपके पास कुछ देर में आते हैं, तब तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन निपटा के आते हैं। तो अब वो ये सोच के बैठ जाती है ऑफिस में कि चलो वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, तब तक मैं बैठती हूँ यहाँ पे, जब मुझे जाने का मन होगा तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है, तो ये बात सोच के बैठी होती है। तो लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती है कि बाहर जो है, जिस ऑफिस में उसे बैठाया गया है, उसके जस्ट बाहर गार्ड जो है वो बैठे होते हैं और वहां पे गार्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और किस इंटेंशन से गार्डिंग कर रहे होते हैं कि अगर ये बाहर निकलना चाहे तो इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो बेसिक कहानी आपको समझ में आ गया। अब ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में क्या क्वेश्चन होता है, उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि सस्पिशन होता है कि इसने चोरी किया है और इनको जो है सो आइसोलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो है यहाँ पे अकेले इस ऑफिस में बैठिए। और ऑफिस के बाहर क्या हो रहा होता है कि सीक्रेट गार्डिंग कर रहे होते हैं ताकि जो है ये बाहर ना जा पाए। और ये इस कारण से जो है सो अनअवेयर डिटेंशन में चले जाते हैं कि इनका डिटेंशन तो रहता है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब ये डिटेन्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन इनको पता नहीं होता है, तो अनअवेयर डिटेंशन में चले जाते हैं। अब कोर्ट में आते हैं और देखते हैं कोर्ट में क्या क्या सवाल उठे। तो कोर्ट के सामने दो इशू था। क्या इशू था? पहला, कैन अ पर्सन बी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड इवन इफ दे आर अनअवेयर। ठीक है, जबकि उनको पता नहीं है फिर भी क्या उसको फॉल्सली इम्प्रिजन किया जाएगा? जबकि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या था कि उनको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पहला सवाल ये था। दूसरा दूसरा यही था कि जो ट्रेडिशनल है कि अवेयरनेस होना चाहिए, क्या उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं क्या? तो अब कोर्ट ने क्या इसमें रूलिंग दी? तो कोर्ट का पहला ये कहना था कि टोटल रिस्ट्रेंट इज इनफ। कहने का मतलब है कि अगर वो बाहर निकल नहीं सकता, वो रिस्ट्रेंड है, वो जो है सो डिटेन्ड है, तो इतना ही बात इनफ है। और इस कारण से अगर इंसान सोया भी हो, अनकॉन्शियस भी हो, अनअवेयर भी हो, तब भी जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ इतना मैटर करता है कि उसका कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बारे में उसको पता है नहीं पता है, इस बात से मैटर नहीं करता है। तो ये केस भी आप समझ गए। ये केस जो है सो रिलेटेड है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से। ये जो चीज है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाई है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं समझ में आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का जो है टॉप 6 केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज ऑफ टॉर्ट लॉ जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूं। और क्वेश्चन क्या है? इन विच केस डिड द कोर्ट रूल दैट अ पर्सन कैन बी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड इवन इफ दे आर अनअवेयर ऑफ इट। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप इन 4 ऑप्शंस में जो भी सही हो आप उसका जवाब जो है सो मुझे कमेंट में बताएं। जिनका भी जवाब सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, और जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा और उसको आंसर जानना हो तो वो लेक्चर के अंत तक रुके। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैलिस वर्सेस मोटिव। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। और आपके सवाल का जवाब है मीरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।